हेलो फ्रेंड्स, अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आगे देखेंगे लागत अवधारणा वाले टॉपिक में दीर्घकालीन लागतें और अल्पकाल में औसत लागत और सीमांत लागतों का संबंध क्या होता है। अब हम देखेंगे औसत लागत और सीमांत लागत का परस्पर निश्चित संबंध पाया जाता है। इसको हम डायग्राम से हम देख सकते हैं। इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम देखते हैं दोनों यू शेप के होते हैं और सीमांत लागत वक्र है जो औसत लागत वक्र के नीचे होता है और उसको काटता उसके मिनिमम बिन पॉइंट पर काटता हुआ वो ऊपर निकल जाता है और उस बिंदु के बाद सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के ऊपर होता है। जब तक औसत लागत वक्र घटता है जब तक सीमांत लागत औसत लागत के नीचे होता है। ये हमको क्लियर हो रहा है, दोनों घट रहे हैं लेकिन नीचे ये सीमांत लागत होता है। और जब औसत लागत बढ़ रही है हम देख रहे हैं दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन सीमांत लागत वक्र उसके ऊपर होता है। लेकिन केवल औसत लागत के परिवर्तन को देखकर ही यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि सीमांत लागत किस दिशा में जा रही है। जब औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत घट सकती है, कुछ दूरी पर बढ़ भी सकती है लेकिन औसत लागत के नीचे ही बनी रहती है और सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती हुई आगे निकल जाती है। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है और यह औसत लागत के ऊपर रहती है। औसत और सीमांत लागत का संबंध एक दूसरे तरीके से भी स्पष्ट किया जा सकता है जो हम इसको डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं। डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों को एक डायग्राम की सहायता से देख रहे हैं। ओ की उत्पत्ति की मात्रा पर औसत लागत और सीमांत लागत यहाँ बराबर होती है और जो आर बिंदु है ये औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है जिस पर AC और MC बराबर होती है और MC AC को काटते हुए आगे निकल जाती है। आर बिंदु के बाईं तरफ हम देखेंगे औसत लागत घटती हुई होती है जिसे AR से दर्शाया गया। उस स्थिति में MC वक्र AC वक्र के नीचे होता है जिसे CR से सूचित किया गया है। R के दाईं तरफ AC वक्र बढ़ता है, उस समय MC वक्र उससे ऊपर रहता है जो RD से प्रकट होता है। अतः औसत और सीमांत लागत के संबंध को हम यही कह सकते हैं कि जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे नीचे रहती है और जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे ऊपर रहती है और सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती हुई आगे निकल जाती है। अब हम इसको देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो ये इस तरह से 4 पॉइंट दे देगा कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपको ये समझ में आ गया कौन सा ऊपर कब कौन सा ज़्यादा नीचे होता है और अब में अधिकतम वाले बिंदु पर काटता है या न्यूनतम वाले बिंदु पर काटता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप डायग्राम बना के लिख दोगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये 3 पॉइंट तो ये सही दे देगा और एक चौथा पॉइंट गलत दे देगा। तो वो आपको ये देगा इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है। अब एक फर्म का दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या होता है ये हम देखेंगे। दीर्घकाल में एक फर्म अपने संयंत्र के आकार को बदल सकती है, आपको पता ही है। वो मशीन का साइज भी बता सकती है, जमीन का साइज जो जमीन है उसकी उद्योग की उसको भी बदल सकती है, मजदूरों की संख्या तो वो अल्पकाल में भी बदल सकती थी। इसे आवश्यकता अनुसार वो बढ़ा सकती है। तो दीर्घकाल में क्या होगा, अनेक प्रकार की संभावनाएं हो जाती है। अब इसके इसके लिए वो तीनों अलग अलग जो औसत लागत वक्र होते हैं ना उनको हम जोड़ देंगे तो एक हमको LAC वक्र प्राप्त हो जाता है। अब इसका निर्णय उत्पत्ति की मात्रा पर निर्भर करता है कि वो कौन से लागत संयंत्र का यूज करेगी। जिस अल्पकालीन औसत लागत वक्र से उसकी लागत न्यूनतम आ रही है वो उस संयंत्र का उपयोग कर लेती है और उत्पादन करती है। अब साधारणतः दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या होता है, ये ज़्यादातर नियमित व सरल प्रतीत होता है क्योंकि फर्म के लिए अनेक संयंत्र उपलब्ध होते हैं इसलिए उसको उनसे कोई सा भी एक सेलेक्ट करना होता है। अब मान लीजिए सभी साधनों का असीमित मात्रा में विभाजन हो सकता है और श्रम विभाजन आदि से किफ़ायतें प्राप्त नहीं होती। इसका अर्थ दीर्घकाल में सभी साधनों का अनुपात इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है कि वस्तु का उत्पादन संबंधित अल्पकालीन लागत वक्र के गिरते हुए अंशों पर छूते हैं। अब क्षितिज दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है, मतलब उसमें पैमाने के समान प्रतिफल मिलते हैं न्यूनतम बिंदु पर अल्पकालीन लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होने लगता है। इस स्थिति में फर्म का LAC वक्र एक क्षितिज रेखा के रूप में होगा और पैमाने के स्थिर प्रतिफल हम देखेंगे तो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होते हैं तथा लागतों में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस स्थिति में Q1 और Q2 हमको उत्पत्ति की मात्राएं दी हुई है और उस पर औसत लागतें हमारी
समान रहती है और एलएसी वक्र क्षैतिज आकार का होता था। तो इनके मिनिमम बिंदुओं को जब हमने जोड़ दिया इन अल्पकालीन लागत वक्रों के, एसएससी के न्यूनतम बिंदु ना C1 C2, इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ के मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे, तो वो हमारी अल्पकालीन औसत लागत रेखा मिल जाती है। यह पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति का सूचक होती है। व्यवहार में एलएसी वक्र भी प्राय यू आकृति के होते हैं। यह शुरू में घटता है और एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर बाद में बढ़ने लगता है। यह लिफाफा वक्र कहलाता है। अगर ये पूछ लेता है कि लिफाफा वक्र कौन सा वक्र कहलाता है, तो हम बता देंगे कि औसत दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, उसको लिफाफा वक्र कहा जाता है। ये विभिन्न एसएससी को घेर लेता है। ये एसएससी के गिरते हुए अंशों पर छूता है और इनके न्यूनतम बिंदुओं को छूता है। इसलिए व्यवहार में एलएसी वक्र के लिए सभी एसएससी वक्रों के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करना संभव नहीं हो सकता। फिर आगे इस चित्र में हम एलएसी वक्र के यू शेप का भी होता है, जिसमें बहुत सारे कर्व बने हुए हैं लागत वक्र, और इसमें भी लागत जो इस लागत वक्र जो एलएसी के मिनिमम पॉइंट पर जो अल्पकालीन लागत वक्र टच होता है, उसके न्यूनतम बिंदु को छूता हुआ एलएमसी वक्र जो बनता है, वो सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र बनता है। मतलब था तो हमने ये देखा था ना कि सीमांत लागत वक्र जो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र था, जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु को छूता हुआ निकलता था। तो दीर्घकालीन हम उसको इस तरह से बना सकते हैं कि बहुत सारे औसत लागत वक्र होते हैं, तो जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर जो वाला आता है अल्पकालीन औसत लागत वक्र, उस बिंदु में से जो निकलेगा वो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र होगा। एलएसी आगे हम इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एलएसी वक्र 6 एसएससी वक्र बने हुए हैं। जो ये 6 बने हुए हैं, C1 C2 C3 C5 6, ये 6 बने हुए हैं, ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र है। और इन सबको जोड़कर क्या बनाया गया है, इनके मिनिमम न्यूनतम बिंदुओं को जोड़कर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बनाया गया है। अब इस दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के भी जो चौथे नंबर का जो कर्व है, वो हम देख रहे हैं कि वो इसके न्यूनतम बिंदु पर है। तो जो न्यूनतम बिंदु में से हमने एसएमसी वक्र वो सीमांत लागत वक्र बना दिया है, जो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र होती है। इस प्रकार दिए हुए संयंत्र के आकार पर जब उत्पादन के उस बिंदु तक किया जाता है जहां औसत लागत न्यूनतम होती है, इसे उत्पत्ति के अनुकूलतम दर भी कहते हैं। इसे संयंत्र का अनुकूलतम उपयोग भी कहते हैं। चित्र में एसएससी 1 वक्र पर यह C1 बिंदु पर है। यह आवश्यक नहीं कि दीर्घकाल में फर्म किसी दिए हुए संयंत्र के आधार पर न्यूनतम औसत लागत के बिंदु पर ही अपना उत्पादन करे। ये इसके पीछे भी ठहर सकती है और उसके आगे भी जा सकते। चित्र 7 में C3 बिंदु पर एसएससी 4 संयंत्र की न्यूनतम औसत लागत आती है और Q2 की उत्पत्ति की मात्रा का उत्पादन इसी पर कहता है। संयंत्र के सभी आकारों में से यह अनुकूलतम आकार का है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कार्यकुशल आकार को सूचित करता है और ये एलएसी वक्र के न्यूनतम बिंदु को भी स्पर्श करता है। इसे अनुकूलतम फर्म भी कहते हैं। इस प्रकार संयंत्र के अनुकूलतम आकार अथवा अनुकूलतम फर्म के लिए न्यूनतम औसत लागत की राशि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की न्यूनतम लागत के बराबर होती है। संयंत्र के अनुकूलतम आकार की यह विशेषता होती है कि ये इतना बड़ा होता है कि पैमाने की किफायतें तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता कि पैमाने की अमित्रताएं या गैर मित्रताएं प्राप्त करने लग जाए। यह आवश्यक नहीं कि एक फर्म दीर्घकाल के संयंत्र के अनुकूलतम आकार का ही निर्माण करे। पहले यह स्पष्ट किया जा चुका है कि संयंत्र के आकार का चुनाव उत्पत्ति की मात्रा पर निर्भर करेगा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। Q मात्रा के लिए एसएससी 1 संयंत्र का चुनाव संयंत्र रहेगा, Q1 मात्रा के लिए एसएससी 2 का, Q3 के लिए एसएससी 4 का निर्माण किया जाना चाहिए। उपयुक्त विवेचन से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पैमाने की किफायतों के प्रभाव से एलएसी वक्र नीचे आता है और अमित्रताओं से यह ऊपर की ओर बढ़ता है। अब दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र एलएमसी जो मैंने बताया, ये आपको इसका एलएसी से वही संबंध होगा जो अल्पकाल में एसएमसी का एसएससी से होता है। ये एलएमसी की मात्रा एलएसी की मात्रा से अधिक होती है तो ये एलएसी को ऊपर की ओर खींचती है, और जब इसे नीचे की ओर होती है तो एलएसी के नीचे की ओर खींचती है, और एलएमसी वक्र एलएसी वक्र को इसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। अब ऊपर हमने इस चैप्टर में हमने फर्म के अल्पकालीन लागत वक्रों व दीर्घकालीन लागत वक्रों का विवेचन किया है। अब पहले हमने इसमें टीएफसी, टीवीसी, टीसीसी को देखा, बाद में एएफसी, एवीसी, एसएससी को देखा और एसएमसी से इसका संबंध बताया। फिर हमने एलएसी और एलएमसी का संबंध देखा, और एलएसी और एलएमसी का संबंध एसी, एसएसी और एसएमसी जैसा ही होता है।
जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे नीचे होती है और उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए आगे निकल जाती है, और औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे ऊपर होती है। लेकिन और ऐसा अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों ही दिशाओं में ऐसा होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो इसके क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि भाई उत्पादन की कुल लागत क्या होती है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। कौन सी लागत उत्पत्ति की वृद्धि के साथ बढ़ती है, तो ये हमें पता है परिवर्तनशील लागत बढ़ती है। और कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता, तो हमें पता ही है औसत स्थिर लागत वक्र जो यू आकार का नहीं होता, जबकि ए सी एम सी ए बी सी यू आकार के होते हैं। फिर ऐसे डिफरेंस पूछ लिया, औसत लागत और ए सी और एम सी में संबंध बताओ। अवसर लागत क्या होती है, तो अवसर लागत हम ऐसे कह सकते हैं एक साधन अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में क्या प्राप्त कर सकता है। फिर ए सी और एम सी का रिलेशन पूछ लिया, जो मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट्स देख के या 4 पॉइंट देख के पूछ लेगा सही कौन सा है गलत कौन सा है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा कर्व होता है, एफ सी होता है। फिर ए सी कैसे निकलती है, तो ए सी हम बता सकते हैं ए एफ सी प्लस ए बी सी को जोड़ देंगे, या टी सी अपॉन क्यू कर देंगे, या फिर टी एफ सी प्लस टी वी सी को जोड़ करके उसमें क्यू से भाग दे देंगे। फिर ये दिया हुआ है टी एफ सी आपके पास 100 है तो, और जीरो प्रोडक्शन है, तो ए एफ सी कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया यही है को जो टी एफ सी में जीरो का भाग दे देंगे तो ए एफ सी निकल जाएगी, तो इनफाइनाइट हो जाएगी। इस तरह से आपके पास इसके क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ लिया ए सी और एम सी के बीच में अंतर स्पष्ट करो, अवसर लागत की अवधारणाएं स्पष्ट करो। तो इसलिए आपको ये कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट कर्व का टॉपिक मैंने 3 वीडियो में बनाया, आप ये तीनों वीडियो देखो। थैंक यू।